डॉलू 2 अद्वितीय काला कछुआ चंद्र देवता अध्याय 31 मैं आगे के रास्ते पर आपका साथ नहीं दे सकता, आपको ये रास्ता अकेले तय करना होगा। वेब नॉवल। पिछले 2 वर्षों में सूर्य चंद्रमा रॉयल सोल गाइड अकादमी से सोल गाइड की अक्सर चोरी हुई है, जिनमें से सबसे अधिक मात्रा में चौथे स्तर के निश्चित प्रकार के सोल गाइड शेल मिले हैं, लेकिन चोर का पता नहीं चल पाया है, जो वास्तव में निंदनीय है। सौभाग्य से डाकुओं के कुछ नियम थे। वे हमेशा बाजार भाव से थोड़ी अधिक कीमत पर सोने के आत्मा के सिक्के छोड़ते थे और 3 राज्यों में विशेषज्ञता प्राप्त अमृत मुफ्त में देते थे। इसलिए जिंग होनचेन ने इसे नज़रअंदाज कर दिया और बस एक नोट लिखकर कहा कि यह प्रायोगिक नुकसान के लिए है और बात वहीं खत्म कर दी। जिंग होनचेन उस व्यक्ति को पकड़ न पाने से बहुत परेशान था, लेकिन वह इस बारे में किसी को बता भी नहीं सकता था। चूंकि वह व्यक्ति पैसे देने को तैयार था, इसलिए उसके लिए अनदेखी करना नामुमकिन नहीं था। यहाँ तक कि लिन जियाई भी ऐसे काम करने और नियमों का पालन करने की आदी थी। सूर्य चंद्रमा साम्राज्य में कई लोग 5वें स्तर से नीचे के आत्मा मार्गदर्शकों की तस्करी करते हैं और उनसे बचाव करना असंभव है। जब तक चोर 5वें स्तर से ऊपर के आत्मा मार्गदर्शकों को नहीं छूता, जिंग होनचेन को ज़्यादा चिंता नहीं होगी। वह इसे अपने पोते पोतियों के लिए दवाइयाँ खरीदने जैसा समझेगा। चोर द्वारा छोड़ी गई दवाइयाँ अच्छी गुणवत्ता की हैं। वह अपने पोते पोतियों के लिए जो दवाइयाँ तैयार करता है, वे सभी सूर्य चंद्रमा साम्राज्य की उच्च गुणवत्ता वाली हैं, लेकिन फिर भी उनसे कमतर हैं। शुरू में उन्हें थोड़ी चिंता थी कि क्या उनके पोते पोतियों को सोल किंग स्तर तक साधना करने के बाद कुछ मामूली नुकसान का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अब ये चिंता दूर हो गई है। इसलिए जिंग होनचेन अब ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि 3 राज्यों के पूर्व शक्तिशाली व्यक्ति, जिनमें एक विलक्षण क्षमता है, क्या लेकर आएंगे। लेकिन अगले ही पल वह ये देखकर हैरान रह गया कि लिन जियाई की मुस्कान जम गई। वह हकलाने लगा और बोल नहीं सका। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन रुक गया हो। जिंग होनचेन ने भौहें चढ़ाकर पूछा, बस मुझे बताओ कि तुम्हें क्या कहना है। क्या ऐसा हो सकता है कि चोर ने इस बार 5वें स्तर से ऊपर के आत्मा मार्गदर्शकों को निशाना बनाया हो? नहीं। लिन जियाई ने अपने चेहरे पर एक अजीब सा भाव लिए हुए एक तिनके का कागज निकाला और उसे जिंग होनचेन को दे दिया। लेकिन इस बार उस व्यक्ति ने हमें एक सूची भेजी जिसमें कहा गया था कि वह हमसे स्तर 5 और उससे नीचे के सोल गाइड्स का एक बैच खरीदना चाहता है और कीमत पर बातचीत की जा सकती है। जिंग होनचेन, नहीं, कुछ टुकड़े चुपके से करना ठीक है, लेकिन इस बार आप इसे थोक में करने जा रहे हैं। ये सूर्य चंद्रमा साम्राज्य का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान है, न कि कोई काला बाजार। ये डीन मिंगडे हॉल के प्रमुख हैं जो हर दिन तरह तरह के मामलों में व्यस्त रहते हैं, न कि काला बाजार में कोई बिचौलिए। ये डीन देखना चाहता है कि इस आदमी की भूख कितनी बड़ी है। हमारे स्कूल में ऑर्डर देने की हिम्मत कैसे हुई? जिंग होनचेन ने सूची को उठाया और ध्यान से देखा। उसकी आंखों के कोने फड़कने लगे और वह तुरंत समझ गया कि लिन जियाई बोलने में क्यों हिचकिचा रही थी। गड़गड़ाहट, उच्च विस्फोटक, शॉकवेव और बर्फ जैसी विशेषताओं वाले 40 लेवल 5 फिक्स्ड टाइप सोल गाइड शेल, 5 लेवल 5 फिक्स्ड टाइप सोल गाइड लॉन्च अमाउंट, 1 लेवल 5 फ्लाइंग सोल गाइड, 3 लेवल 5 इनविंसिबल शील्ड। ये सब क्या हैं? क्या इन्हें किसी सोल किंग के लिए सुसज्जित किया जाना है? जिंग होनचेन के लिए इन वस्तुओं की मात्रा कम नहीं है, लेकिन इन्हें हासिल करना नामुमकिन भी नहीं है। हालांकि सूची को देखकर लगता है कि खरीदार निश्चित प्रकार के आत्मा मार्गदर्शक कवच का शौकीन है। चोर को ये कैसे लगा कि डीन उसे इतनी अच्छी चीजें देगा? अगर यह बात लीक हो गई तो डीन भी थोड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। अंत को देखते हुए जिंग होनचेन को स्याही के धुंधले निशानों की एक परत दिखाई दी। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने आत्मिक शक्ति का संचार किया और ठंडक भरी 2 पंक्तियां छोटे अक्षरों में दिखाई दी, ये सौदा 3 वर्षों में अंतिम है। यदि हॉल मास्टर तैयार नहीं हैं, तो हम नमूने खरीदने के लिए आपके देश के ब्लैक मार्केट से संपर्क कर सकते हैं। मुझे आशा है कि डीन होनचेन मित्रवत व्यापारियों की भावनाओं का ध्यान रखेंगे और सभी का सौदा सफल होगा। 3 साल बाद मेरा बेटा किलिन प्रशिक्षण के लिए आपके देश में आएगा। मुझे उम्मीद है कि हमारी मित्रता के खातिर मास्टर होनचेन उसका ख्याल रखेंगे। डॉलुओं के 3 राज्यों में हमारा एक साझा दुश्मन है। अजीब बात है, इस आत्मा शक्ति की आभा 2 साल पहले लिफाफे पर मौजूद आभा से अलग है, लेकिन यह निस्संदेह एक उपाधि प्राप्त डॉलू ही होगा और वह किलिन र को मेरे सूर्य चंद्रमा शाही आत्मा प्रशिक्षक अकादमी में अभ्यास के लिए भेजना चाहता है। ये तो बहुत ही विचित्र बात है। जिंग होनचेन ने गौर किया कि इस बार लिफाफे पर मौजूद आत्मिक शक्ति किसी अन्य उपाधिधारी दुलुओं से आई है। उसकी भौहें चूहा अक्षर की तरह सिकुड़ गईं और उसने स्थिति को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। छोड़ो इसे, अगर सिर्फ यही छोटी मोटी बातें हैं तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। सिर्फ 3 साल की बात है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या कर रहे हो। अंततः जिंग होनचेन ने निर्णय लिया और लिन जियाई को कार्य सौंपने के लिए कहा, स्कूल अभी शुरू हुआ है, इसलिए हमारे 6ठी कक्षा के छात्रों को आत्मा मार्गदर्शक मूर्तियों का ये बैच बनाने का मूल्यांकन कार्य दें।
हम दुर्लभ धातुएं उपलब्ध कराएंगे और सौदा पूरा होने के बाद हम उन्हें श्रम शुल्क का 40% देंगे। फिर आप प्रायोगिक सामग्री के नुकसान की एक सूची लिखकर मुझे दे दें, बस इतना ही। ठीक है, डीन। हानहाई शहर त्यानहुन साम्राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित एकमात्र बंदरगाह शहर है। ये समुद्र के किनारे बसा हुआ है और आकार में विशाल है। 10,000 साल पहले त्यानदो साम्राज्य के दौरान, जब त्यानहुन और डोलिंग साम्राज्य अभी अलग नहीं हुए थे, तब हानहाई शहर पहले से ही त्यानदो साम्राज्य के पश्चिमी भाग का सबसे बड़ा शहर था और साथ ही मूल डोलू महाद्वीप का सबसे बड़ा तटीय शहर और बंदरगाह शहर भी था। सूर्य चंद्र महाद्वीप और डोलू महाद्वीप के बीच टकराव के बाद हानहाई शहर स्वाभाविक रूप से त्यानहुन साम्राज्य और सूर्य चंद्र साम्राज्य के बीच समुद्री व्यापार मार्ग पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया। सुविधाजनक समुद्री संसाधनों और परिवहन सुविधाओं के कारण हानहाई शहर का विकास और समृद्धि में वृद्धि हुई। पूरे महाद्वीप को देखें तो यह 4 शाही राजधानियों और श्रेक शहर के बाद दूसरे स्थान पर है। लगभग आधे महीने तक समुद्र में यात्रा करने के बाद ओल्ड यू ने आत्मा मार्गदर्शक नाव को हानहाई शहर के बंदरगाह पर पहुंचाया और वहां लंगर डाल दिया। उन्होंने जू त्यानिक्सी और जू शियाओयुन की ओर मुड़कर देखा, जो दोनों अभी भी गहन ध्यान की अवस्था में थीं। युवा स्वामी और स्वामी जू की स्थिति में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लगता है हमें कुछ समय इंतजार करना होगा। बूढ़े यू ने आत्मा मार्गदर्शक नाव रोकी, संचार आत्मा मार्गदर्शक उपकरण निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो, क्या ये शुवानवु वाणिज्य मंडल का मुख्यालय है? मैं संप्रदाय मुख्यालय से हूँ। हम हानहाई शहर के बंदरगाह पर पहुँच गए हैं। कृपया हमें लेने के लिए किसी को भेजें। कुछ ही देर में संचार आत्मा मार्गदर्शक के दूसरे छोर से एक उत्साहित आवाज आई, चिंता मत करो, हम और राष्ट्रपति काफ़ी देर से बंदरगाह के पास इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी राष्ट्रपति को बता दूंगा। डिंग डिंग की आवाज़ के साथ आत्मा मार्गदर्शक ने कॉल समाप्त कर दिया और फिर ओल्ड यू ने देखा कि बंदरगाह के बाहर अचानक कई शक्तिशाली आभाएं फूट पड़ीं, जो चकाचौंध भरी रोशनी के साथ एक लू की तरह आकाश में उठ रही थीं। श्री यू, क्या शिक्षक और छोटा भतीजा गहरी ध्यान मुद्रा में हैं? ये तो वाकई बहुत अच्छा है। रोशनी और परछाइयाँ कौंधी और पल भर में कई लोग आ गए। ओल्ड यू के कानों में एक स्पष्ट और प्रभावशाली आवाज़ मुस्कुराते हुए सुनाई दी। बूढ़े युए को पता था कि आगंतुक कौन है और वह तुरंत खड़ा हो गया और नेता को सलाम करते हुए बोला, प्रणाम हिम फीनिक्स महाराज। स्वयं नाव लेने आए शाओ चांगफेंग ने चौड़ी आस्तीनों वाला बादलों जैसा चोला पहना हुआ था। वह बूढ़े युए को सहारा देने के लिए आगे बढ़े, उनके सदाचारी सफ़ेद चेहरे पर वसंत जैसी मुस्कान थी। श्रीमान ओल्ड यू बहुत ही विनम्र हैं। हम सब एक परिवार हैं। आप नौकायन से थक गए होंगे। मेरे साथ आइए और आराम कीजिए। मैं बाद में व्यक्तिगत रूप से आपकी देखभाल करूंगा। बोलते हुए जियाओ चांगफेंग ने अपने पीछे खड़े लोगों को आंख मारी। वे समझ गए और आत्मा मार्गदर्शक नाव को बंदरगाह तक खींच लाए। जियाओ चांगफेंग ने ओल्ड यू को बंदरगाह पर हवा में छलांग लगाने में मदद की और कुछ अफसोस के साथ कहा, मैंने 2 दिन पहले ही सन मून एम्पायर से सोल गाइड्स का एक बैच खरीदा था और मैं उन्हें अपने भतीजे को उपहार के रूप में देना चाहता था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस समय गहरी ध्यान अवस्था में है और मुझे नहीं पता कि वह कब जागेगा। बूढ़े यू ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छी चीज़ों के लिए इंतजार करना पड़ता है। हिमफीनिक्स महाराज की कृपा से युवा स्वामी को यह उपहार अवश्य ही बहुत पसंद आएगा। मुझे उम्मीद है। जियाओ चांगफेंग ने सिर हिलाया और जू त्यानिक्सी को देखते हुए उसकी आंखों में कई मिश्रित भावनाएं उभर आईं। आधे महीने बाद की सुबह सुबह आंखें बंद करके ध्यान कर रहे जू त्यानिक्सी अचानक उठे और केबिन के दरवाजे से बाहर निकलकर धूप की ओर मुंह करके खड़े हो गए। उनकी आंखों में जिज्ञासा की एक झलक दिखाई दी। क्या हम पहुंच गए? क्या ये हानहाई शहर है? यहाँ की शहरी वास्तुकला शैली प्राचीन और भव्य शुवानमिंग संप्रदाय से बिल्कुल अलग है। हालांकि पिछले जीवन की तरह ऊंची इमारतें तो नहीं हैं, लेकिन 5 से अधिक मंजिलों वाली कई इमारतें दिखाई देती हैं। लोगों के पहनावे में भी विविधता है और यहाँ तक कि कुछ सांवले रंग के लोग भी नजर आते हैं। दोपहर का समय था और बंदरगाह जहाज़ों से गुलजार था। कुछ आत्मा स्वामी समूहों में समुद्र में जा रहे थे और कुछ आत्मा शिकारी समूह भरे हुए जहाज़ों के साथ समुद्र से लौट रहे थे। यहाँ तक कि शहर के बीचों बीच लोग खुलेआम 100 साल पुराने आत्मा जंतुओं को बेच रहे थे। मुझे नहीं पता कि यह समुद्री व्यापार से प्रभावित था या नहीं, लेकिन बाजार में कंपास और फेंगशुई मानचित्र जैसे आत्मा मार्गदर्शक उपकरण बेचने वाले लोग भी थे। त्यानहुन साम्राज्य के लिए यह एक चमत्कार ही था, क्योंकि वह आत्मा मार्गदर्शक उपकरणों का सबसे अधिक विरोध करता था। समुद्र की हल्की हवा उसके चेहरे पर पड़ी और नमकीन गंध उसके मुंह और नाक में घुस गई, जिससे जू त्यानिक्सी थोड़ा असहज हो गया। वह घुटन महसूस करने लगा, हाथों से हवा करने लगा और मन ही मन बुदबुदाया, मुझे अभी भी इस जगह की गंध की आदत नहीं पड़ी है। इसी समय जू त्यानिक्सी के कानों के पास एक जोरदार हंसी सुनाई दी। ये हानहाई शहर है, समुद्र की गंध ऐसी ही होती है। छोटे भतीजे, तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी।
जू तियानिक्सी अचानक मुड़ा और देखा तो उसकी नज़र में एक युवक आया जो लगभग 30 वर्ष का प्रतीत हो रहा था। उसके शरीर से आत्मा की शक्ति का कोई अंश नहीं निकल रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी जो अंदर से बाहर तक एक जोशीला और सक्षम व्यक्तित्व प्रदर्शित कर रही थी। बूढ़ी यू ने दूसरे व्यक्ति का पीछा किया और उसे देखकर मुस्कुराए। दूसरे व्यक्ति को पहचानते हुए जू तियानिक्सी ने झुककर कहा, प्रणाम स्वामी जी। शाओ चानफेंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बिना किसी संकोच के अभिवादन का जवाब देते हुए कहा, मैं अपने छोटे भतीजे से भी मिला था। बहुत समय हो गया जब हम आखिरी बार मिले थे। मुझे डर है कि आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे। मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम शियाओ चानफेंग है। आप अगले कुछ साल मेरे साथ बिताएंगे, यहाँ तुम्हारे साथ। वैसे हमारे गुरु कहाँ हैं? जू तियानिक्सी ने केबिन में चारों ओर देखा लेकिन जू शियाओयुन कहीं नहीं दिखी। वह चला गया और उसने मुझसे कहा कि वह फिलहाल आगे की यात्रा में आपके साथ नहीं चल सकता, इसलिए आपको अकेले ही जाना होगा। शाओ चानफेंग ने शांत भाव से जू तियानिक्सी को जवाब दिया और दूर समुद्र तल की ओर देखा। डोलू 2 अद्वितीय काला कछुआ चंद्र देवता अध्याय 32 कोंग जियू की उत्पत्ति आत्मा विनाशकारी कुत्ता सम्राट वेब नॉवल। शिक्षक ने मुझे बताया कि उन्हें सफलता प्राप्त करने का अवसर मिलता है, लेकिन जो कदम उठाने में बाधा आ रही है वह उनका साधना अनुभव नहीं है बल्कि उनका रक्त और शरीर है। प्रवेश करने के बाद जियाओ चानफेंग, जू तियानिक्सी और पुराने को लेकर शुवानवू चैम्बर ऑफ कम्युनिटी मुख्यालय के पीछे के युवाओं में धीरे धीरे चलने लगा और भारी दबाव वाले शब्दों में जू जियाओयुन की स्थिति का वर्णन किया गया। टलाइट दुलुओं की उम्र लंबी होती है, लेकिन 98वें स्तर के सुपर दुलुओं जैसे शिक्षकों के लिए भी उनकी ऊर्जा और रक्त का स्तर घटने लगता है और उनके शरीर के कार्य भी सुस्त हो जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी प्रगति की संभावना कम होती है। रिकॉर्ड के वर्ष के अनुसार अधिकांश एक्सट्रीम डोलू 200 की आयु से पहले या यहां तक कि 150 वर्ष की आयु से पहले ही अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। 200 वर्ष से अधिक आयु के सुपर डोलू के लिए भी आराम की उम्मीद है, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से तैयार करना होगा और बेहद छोड़ना होगा। गुरुजी, आपकी आयु 240 वर्ष से अधिक हो गई है। आपको कम से कम 3 वर्ष से भी कम समय तक अपना ध्यान बनाए रखना होगा। तब तक आपके जीवित रहने की संभावना बेहतर होगी। यदि आप सफल होते हैं तो आप अगले 100 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं और अब से विश्व में सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। जू तियानिक्सी ने चारों ओर देखा और अपनी कही हुई बातों पर विचार किया। उसने पूछा, तो गुरुजी, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? आज दुनिया में 3 परम दोलुआ हैं। मेरा इनका समय समाप्त हो चुका है, लेकिन लांग सियाओ और ये जिशुई अभी भी अपने चरम पर हैं। भविष्य में जब वे सूर्य चंद्रमा की आराधना करेंगे तो उनका सामना पवित्र आत्मा चच के उन घृणित लोगों से ही होगा। मेरे एन से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए लंबे सियाओ मेरी गुप्त रूप से रक्षा नहीं है। पुरातनपंथी रूप से कांग डैमिंग अपनी रक्षा कर सकती है, लेकिन अध्ययन सब कुछ अनिश्चित है। भविष्य में क्या होगा ये कहना कठिन है। ये जू शियाओयुन सीमा पार करने की तुलना में कहीं कम विश्वसनीय है। शाओ चानफेंग ने जू तियानिक्सी की ओर देखा। उनकी आंखों में राहत की एक झलक थी और उन्होंने धीरे धीरे सिर हिलाते हुए कहा, जब तक हमें कोई दुर्लभ खजाना नहीं मिल जाता तब तक हम गुरु की मदद नहीं कर सकते। उनके स्तर पर 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी और आत्मा की हड्डी की भूमिका बहुत बड़ी नहीं है। शिक्षक के अनुसार बॉडी सेक्ट के वर्तमान नेताओं के पास 1 लाख साल पुरानी स्पिरिट रिंग और स्पिरिट बोन का एक और सेट है, लेकिन वह भी सैकड़ों वर्षों से 98वें स्तर पर अटके हुए हैं और अपने सभी प्रयासों के बावजूद सफल नहीं हो पाए हैं। मैं अभी तक उनके स्तर तक नहीं पहुंच पाया हूं, लेकिन मुझे प्रभाव फुल्का का पता चलता है कि यह कितना कठिन है। सुपर डोलू स्तर में प्रवेश करने के बाद एक स्तर को पार करना आसान नहीं होता है। जू तियानिक्सी कछुए के आकार की चट्टान के किनारे पर खड़ा था। वह अपनी भौहें और धीरे धीरे मुस्कुराया। मास्टर, आप बहुत ही सस्ते हैं। हमारे ग्रैंड मास्टर आपसे बहुत विवरण मांगते हैं और फिर आप उन पर हमेशा गर्व महसूस करते हैं। हालांकि मेरी दृष्टि सीमित है, मैं ये भी देख सकता हूं कि आप श्रेक अकादमी के डीन से कहीं बेहतर हैं। शाओ चानफेंग वाकई प्रतिभाशाली हैं, जैसा कि जू शाओयुन अक्सर उनका जिक्र करती हैं। आपको पता ही होगा कि उनकी उम्र सिर्फ 60 साल है, लेकिन वे पहले से ही 96वें स्तर के सुपर डोलू हैं। अगर वे यान शाओजे की तरह दशकों तक एक ही स्तर पर अटके नहीं रहते तो 100 साल के होने से पहले ही वे 98वें स्तर तक पहुंच जाएंगे। प्रकाश और अंधकार के जुड़वां पवित्र ड्रैगन और यहां तक कि परम डोलुओं के अधिकांश सदस्य भी संभवतः युवावस्था में इसी स्तर पर थे। शाओ चानफेंग मंडप के नीचे खड़े होकर सहजता से मुस्कुराए, फिर उनकी आंखें ठंडी हो गईं और उन्होंने हाथ हिलाते हुए ठंडे स्वर में कहा, छोटे भतीजे, उस पाखंडी यान शाओजे का जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हारी मां को विदा करने के लिए समय पर नहीं पहुंच पाया, वरना शिक्षक को उससे निपटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं उसकी योग्यता की परीक्षा ज़रूर लूंगा। श्रेक अकादमी अपनी अपार शक्ति का इस्तेमाल करके जुवानमिंग को धमकाती है।
लेकिन मैं ये भी देखना चाहता हूं कि जब ड्रैगन गॉड डोलुओ की मृत्यु हो जाएगी तो श्रेक डोलुओ महाद्वीप में अपनी सर्वोच्च स्थिति बनाए रखने के लिए किस पर निर्भर रह सकता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बगीचे का तापमान अचानक बहुत गिर गया। शियाओ चानफेंग की आस्तीनों से शुद्ध और ठंडी हवा निकली, जिससे लोगों की हड्डियां तक जम गईं। जू तियानिक्सी ने अपने भंडार घर से पहले से तैयार किया हुआ सूती कोट निकाला और ठंड से बचने के लिए उसे पहन लिया। उसने अपने हाथ मलते हुए पूछा, गुरुजी, मुएन की मृत्यु के बाद आप श्रेक को कार्रवाई करने के लिए नहीं भेजना चाहते, है ना? ये कैसे संभव है? मैं वहां जाकर भी किसी को नहीं मार सकता। 100 साल पहले आए राक्षसों का हमला भी श्रेक सिटी को नष्ट करने में नाकाम रहा था, इसलिए मैं भी ऐसा नहीं कर सकता। जुवानमिंग संप्रदाय को खाई में ले जाने की तो बात ही छोड़िए। शाओ चानफेंग ने सिर हिलाया, उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई और उसने कहा, इस दुनिया में उन्हें नष्ट करने वाला केवल सूर्य चंद्रमा साम्राज्य की सेना है। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम सूर्य चंद्रमा साम्राज्य जाकर अभ्यास कर सकते हो और फिर अपनी मां का बदला लेने के लिए सेना को तीनों राज्यों में वापस ला सकते हो और हम गुप्त रूप से तुम्हारी मदद करेंगे। चाचा जी ने ये कहा है, क्या तुम समझ गए? मैं समझ गया। दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण कर दो। जू तियानिक्सी की आंखें अचानक सिकुड़ गईं और वह बेहद हैरान दिखे। शुवानमिंग संप्रदाय में वह अकेले नहीं थे जो सूर्य चंद्र साम्राज्य जाना चाहते थे। पिछले 2 वर्षों में जू शियाओयुन ने ओल्ड यू से आत्मा गुरु ज्ञान प्राप्त करने का अनुरोध किया था। उन्होंने मन ही मन इसका अनुमान लगा लिया था। अब उन्हें पूरी तरह यकीन हो गया था कि शुवानमिंग संप्रदाय के दोनों नेता, गुरु और चाचा, पहले से ही डोलुओ त्रिराज्य के खिलाफ विद्रोह करने का इरादा रखते थे। विशिष्ट कार्यों के संदर्भ में कम से कम वह, जो शुवानमिंग संप्रदाय की युवा पीढ़ी का पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति और भविष्य में शुवानमिंग संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा, अभ्यास करने के लिए सूर्य और चंद्रमा साम्राज्य जाएगा। उनकी अपनी प्रतिभा इतनी प्रबल है कि यह अब विविध निवेश का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह सूर्य और चंद्रमा साम्राज्य के चयन का मामला है, और यहाँ तक कि वे स्वयं भी इसमें भाग लेंगे। शाओ चानफेंग ने जू तियानिक्सी के चेहरे के बदलते भावों को ध्यान से देखा, मन ही मन सोचा कि वह कितना चतुर है, और मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, आप शायद मेरी बात को स्वीकार न कर पाएं क्योंकि मैं स्वर्गिक आत्मा साम्राज्य का सदस्य हूं। मैं आपको बता दूं, आपकी माता डोलू महाद्वीप के 3 राज्यों में से नहीं हैं। उनका जन्म सूर्य चंद्र साम्राज्य में हुआ था और वे सूर्य चंद्र साम्राज्य के शाही परिवार से हैं। जू तियानिक्सी की आंख का कोना फड़क उठा, लेकिन उसके दिल में कोई खास हलचल नहीं हुई। सूर्य और चंद्रमा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शाही परिवार की वंशानुगत युद्ध शक्तियां सूर्य और चंद्रमा हैं, और कभी कभी बैंगनी चमकीला आकाश विनाशक ड्रैगन प्रकट होता है। सूर्य और चंद्रमा साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कोंग डेमिंग का नाम रजत चंद्रमा है और कोंग जियू की युद्ध शक्ति ज्वारीय शीत चंद्रमा है। उसने पहले ही यह संबंध स्थापित कर लिया था। जियाओ चानफेंग ने देखा कि जू तियानिक्सी परिवर्तन के सामने काफी शांत है और उसने चुपके से सिर हिलाया और आगे कहा, आपकी माता का वंश सूर्य चंद्र साम्राज्य के शाही परिवार की एक शाखा है। वे पीढ़ियों से सेना में हैं और सूर्य चंद्र शाही परिवार की सेना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति हैं। आपके दादाजी ने सन मून साम्राज्य के 5 राष्ट्रीय रक्षकों में से पहले सन मून इंपीरियल सोल इंस्ट्रक्टर कोर में सेवा की थी। निर्वासन से पहले वे एक युवा और ऊर्जावान 7वें स्तर के आत्मा प्रशिक्षक और युवा सैन्य गुट के प्रतिनिधियों में से एक थे। आपको सन मून इंपीरियल सोल इंस्ट्रक्टर कोर का महत्व तो पता ही होगा, है ना? मुझे पता है। ये सूर्य चंद्रमा साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली सेना है, जो सीधे सूर्य चंद्रमा सम्राट के अधीन है। इसे विशेष रूप से मिंगदू और सूर्य चंद्रमा सम्राट की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जू तियानिक्सी ने सिर हिलाया, उसके मन में विचारों की बाढ़ आ गई। शाओ चानफेंग ने हल्के से सिर हिलाया और धीरे से कहा, हाँ, ये सेना सीधे सूर्य चंद्रमा सम्राट के अधीन है। यहाँ का हर सैनिक 5 या उससे अधिक अंगुलियों वाला एक विशिष्ट आध्यात्मिक गुरु है और उनका अतीत बेदाग है। उनमें से अधिकतर सूर्य चंद्रमा साम्राज्य के कुलीन परिवारों के वंशज हैं। आपके दादाजी भी अतीत में ऐसे ही थे। तुम्हारी माँ के दादा, तुम्हारे परदादा, शाही ड्रैगन आत्मा प्रशिक्षक समूह के प्रमुख थे, जो राष्ट्र के शेष 4 रक्षकों में सबसे शक्तिशाली थे। वे 9वें स्तर के आत्मा प्रशिक्षक थे और उनके अनगिनत छात्र और पुराने मित्र थे। आपकी माँ के परिवार को निर्वासित किए जाने से पहले वे बेहद सम्मानित थे और पूरे सूर्य चंद्र साम्राज्य में कुछ ही परिवार ऐसे थे जिनकी तुलना उनसे की जा सकती थी। शाओ चानफेंग लगातार बोलता रहा जब तक कि उसने एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर नहीं कर दिया, जिससे जू तियानिक्सी थोड़ा स्तब्ध रह गया। ऐसा लगता है कि उनकी माँ के परिवार की सूर्य चंद्र साम्राज्य की सेना में गहरी जड़ें हैं और ये परिवार सूर्य चंद्र शाही परिवार के हितों का भी प्रतिनिधित्व करता है। इतने ऊंचे दर्जे के परिवार में इतने सारे हित जुड़े होते हैं कि कोई भी कदम सेना और शाही परिवार में हलचल मचा देता। उन्हें इतनी आसानी से निर्वासित कैसे किया जा सकता है? क्या उन्होंने राजद्रोह किया था?
जू त्यानक्सी ने उलझन में पूछा, लेकिन शियाओ चांगफेंग ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, उन्होंने न केवल सूर्य चंद्रमा साम्राज्य के साथ विश्वासघात नहीं किया, बल्कि वे दृढ़ता से सूर्य चंद्रमा साम्राज्य के पक्ष में खड़े रहे। सूर्य चंद्रमा साम्राज्य के हितों के साथ वास्तव में विश्वासघात करने वाला अंतिम सूर्य चंद्रमा सम्राट था, जिसके पूरे परिवार को तख्तापलट में मार दिया गया था। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, उन दोनों आदमियों के पीछे चल रहे बूढ़े यू ने भौहें चढ़ा लीं, उनका चेहरा उदासी से भर गया और उनकी आंखों में गहरी नफरत झलक रही थी। उन्होंने कहा, महाराज, मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। शाओ चांगफेंग ने सहमति में सिर हिलाया। धन्यवाद महाराज। बूढ़े यू ने उसे धन्यवाद दिया। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं और उसने जू त्यानक्सी से कहा, युवा स्वामी, 4000 वर्ष से भी अधिक समय पहले जब दो महाद्वीप आपस में टकराए थे, तब से सूर्य चंद्रमा साम्राज्य और तियानहुन तथा शिंगलुओ के दो महान साम्राज्यों के बीच की सीमाएं कभी भी शांतिपूर्ण नहीं रही हैं। विभिन्न प्रकार के टकराव हमेशा होते रहे हैं, विशेष रूप से शिंगलुओ साम्राज्य के साथ, जो विशेष रूप से तीव्र है। कई साल पहले शिंगलुओ साम्राज्य के पश्चिमी सेना समूह की कमान संभालने के पुण्य कमाने के उद्देश्य से शिंगलुओ साम्राज्य के वर्तमान श्वेत बाघ ड्यूक दाइहाओ ने श्वेत बाघ वंश की सैन्य टुकड़ियों को संगठित कर सूर्य चंद्रमा सीमा पर भीषण आक्रमण किया। उन्होंने सीमा पर 3 चौकियों को तोड़ दिया, अनगिनत नागरिकों का नरसंहार किया और कई सूर्य चंद्रमा अधिकारियों को उनके पुण्य कर्मों के लिए मौत के घाट उतार दिया गया। जब ये खबर मिंगदू पहुंची तो सन एंड मून की सेना में आक्रोश फैल गया। आपके दादाजी समेत कई युवा सैन्य अधिकारियों ने खून से एक याचिका पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अपमान का बदला लेने के लिए शिंगलुओ साम्राज्य पर जवाबी हमला करने का अनुरोध किया गया था। लेकिन इस समय वह कुत्ते सम्राट अभी भी शांति को सबसे मूल्यवान और समग्र स्थिति को सबसे महत्वपूर्ण बता रहा था। वह तो हरामखोर से भी बदतर है। तुम्हारे दादा और उनके आदमियों ने कई दिनों तक महल के द्वार के बाहर घुटने टेककर युद्ध की भीख मांगी, लेकिन उस कुत्ते सम्राट ने उन्हें शांत करने की कोशिश करने के बजाय उन्हें गद्दी से हटाना चाहा। जब ये खबर फैली तो पूरे देश में हंगामा मच गया। सेना इसे मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी और वह कुष्ठ सम्राट भी झुकने को तैयार नहीं था। अशांति और बढ़ गई और अंत में आपके दादा के परिवार समेत कई परिवारों को उस कुष्ठ सम्राट ने देश निकाला दे दिया। आपके परदादा, जो एक महान गुरु थे, इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने खून की उल्टी की और उनकी मृत्यु हो गई। वे महल के द्वार पर ही गिर पड़े। सेना में मौजूद कई 8वें स्तर के आत्मगुरुओं का भी यही हाल हुआ। हमें एक छोटे से द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था और कुछ ही समय बाद एक समुद्री राक्षस के हाथों एक दुर्घटना में तुम्हारे दादा की मृत्यु हो गई। घर पर केवल वह युवती और हम कुछ बूढ़े गुलाम ही रह गए थे। ये कहता है टाइम बूटियों की आंखों में पहले से ही आंखें थीं और वे रोना बंद नहीं कर पा रहे थे। सौभाग्य से कुछ महीने बाद जब हम ईसाइयों के लिए आत्मा के बारे में गहनता निकालते थे तो हमारी मुलाकात जुजू से हुई, जो समुद्र में समुद्री भोजन की तलाश कर रही थी। जुजू संस्था की भुनी हुई मछली का सुगंध से आकर्षित हुआ और हमारी भुनी हुई मछली में से कुछ खाने के बाद वह हमारी मुलाकात जुजू से हुई, जो समुद्र में समुद्र के भोजन की तलाश में थी। जब मास्टर जू को पूरी कहानी पता चली तो उन्होंने हमें निर्वासन स्थल से बाहर भेजा। मिस को अपने शिष्य के साथ पूरी लगन से पढ़ाई की और उन्हें श्रेक अकादमी भेज दिया। मिंगडू में आयोजित महाद्वीपीय उच्च स्तरीय आध्यात्मिक मास्टर प्रतियोगिता में हमने उस डॉग सम्राट के सामने सूर्य चंद्र साम्राज्य की सभी टीमों को परास्त कर दिया। ये बहुत दुखद बात है कि कुत्ते सम्राट की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। उसके भाई ने तख्तापलट में अपने पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। ये वह जानवर एक गौरवशाली साबित हुआ। अब मुझे समझ में आया कि आपने क्या कहा। ये कुत्ते का सम्राट है जिसे उसके दोस्तों ने त्याग दिया है और अपनी जान दे दी है। डोलू 2 अद्वितीय काला कछुआ चंद्र देवता अध्याय 33 जू शियाओयुन, मैं एक नायक संग्राहक हूँ। बदला सफल रहा। जू शियाओयुन, यदि कोई प्रतिभाशाली शिष्य नहीं है तो शाही परिवार में जाकर एक की तलाश करो। वेब नॉवल। जू त्यानक्सी को अचानक समझ में आया कि सूर्य चंद्र साम्राज्य के पूर्व सम्राट हेकेतो के पिता को उनके पूरे परिवार के साथ महल में एक दुष्ट आत्मा स्वामी द्वारा क्यों मार डाला गया था और क्यों कौन डैमिंग और पूजा कक्ष के अन्य 9वें स्तर के आत्मा मार्गदर्शक, साथ ही सम्राट की रक्षा के लिए जिम्मेदार सूर्य चंद्र शाही आत्मा मार्गदर्शक कोर बस वहीं बैठे देखते रहे। जू त्यानरान के पीछे मौजूद सुरक्षा दल को देखकर लगता है कि अगर ये शिशुई ने खुद कार्रवाई भी की होती तो भी पूर्व सम्राट के पूरे परिवार को चुपचाप मारना आसान नहीं होता। इसका एकमात्र कारण यही हो सकता है कि ये लोग बस खड़े होकर देखते रहे। यदि पूजा स्थल, शाही परिवार या सेना में से कोई भी उसकी रक्षा करने को तैयार होता तो पूर्व सम्राट रातों रात इस तरह नष्ट नहीं हो जाता। सम्राट के रूप में उसने सत्ता खो दी और देश को अपमानित किया, शांति पर जोर दिया, युद्ध समर्थक सैन्य अधिकारियों के एक समूह को निर्वासित किया और कई सैन्य दिग्गजों को मृत्युदंड दिया। क्या सेना,
जिसका मूल 3 राज्यों के प्रति लंबे समय से द्वेष था, इस नीच शासक से घृणा नहीं करती। राज परिवार ने शाही परिवार में जन्मे और सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़े 9वें स्तर के आत्मा स्वामी को शाही महल के सामने मौत के घाट उतारकर अपनी प्रतिष्ठा कैसे बचाए? इससे कितने लोगों के हितों को ठेस पहुंची। इस कुत्ते के सम्राट का समर्थन जारी रखना उनके लिए पागलपन होगा। क्या सम्राट का भाई तख्तापलट करना चाहता है? वाह, उसे जल्दी मार डालो। इस वानयान गौ को जल्दी मरना चाहिए और जल्दी पुनर्जन्म लेना चाहिए। अगर कोई अत्याचारी सत्ता में आ भी जाए तो वह इससे बुरा नहीं होगा। सूर्य चंद्रमा साम्राज्य के संरक्षक संत कोंग डैमिंग युद्ध के समर्थक हैं। अब आप लोग जल्दी से इस शांतिप्रिय बदमाश को मार डालिए। मैं केवल आत्मा मार्गदर्शकों के शोध पर ध्यान केंद्रित करूंगा और बाकी किसी चीज की परवाह नहीं करूंगा। इस काल्पनिक दुनिया की तो बात ही छोड़िए, जहां सारी शक्ति अपने हाथ में होती है। पिछले जन्म में भी जब वीर बूढ़े किन पूर्व की ओर जाने वाले थे, तो सिंहासन पर बैठे व्यक्ति ने शांति वार्ता करने की कोशिश की और वे नीचे गिरने के भाग्य से बच नहीं सके। आपके कहे अनुसार मेरी माँ और उनका परिवार सभी वफादार लोग थे जिन्हें पूर्व सम्राट ने नुकसान पहुंचाया था। अब जब कुत्ते सम्राट की मृत्यु हो गई है, तो क्या मेरे लिए सूर्य और चंद्रमा साम्राज्य जाकर अपनी माँ का बदला लेना उचित है? जू तियानिक्सी ने अपनी वर्तमान पहचान के बारे में गंभीरता से सोचा। अब उसे एहसास हुआ कि सूर्य चंद्र साम्राज्य में जाना 3 राज्यों से दलबदल नहीं था, बल्कि अपनी मातृभूमि, अपनी माँ की जन्मभूमि में वापसी थी। बूढ़े यू ने अपने आंसू पोंछे और कर्कश आवाज में कहा, हाँ, अब जब नए सम्राट ने पदभार संभाल लिया है, तो सेना का समर्थन हासिल करने के लिए उन्होंने उस वर्ष निर्वासित किए गए सभी परिवारों को क्षमा कर दिया है और पुराने स्वामी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को बहाल कर दिया है। बोलते हुए उन्होंने अपनी संग्रहणीय अंगूठी से एक बहुत पुराना बैंगनी सोने का टोकन निकाला, नीचे झुके और बड़ी सावधानी से उसे जू तियानिक्सी को सौंप दिया। यह वह वस्तु है जो मेरे गुरु ने छोड़ी थी। ये वह प्रतीक है जिसने उन्हें शाही ड्रैगन आत्मा गुरु समूह का नेतृत्व करने की अनुमति दी थी। यह उनके रुतबे का प्रतीक है। युवा गुरु, युवती ने केवल इसे स्मृति चिन्ह के रूप में रखने को कहा था। अब मैं इसे आपको सौंप रही हूँ। चिंता मत करो बूढ़े युए, चूंकि ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। जू तियानिक्सी ने बैंगनी ड्रैगन की छवि से खुदे हुए उस आलीशान प्रतीक को देखा। वह जानता था कि यह ज़िहुआंगनी तियानलॉन का प्रतीक है, इसलिए उसने इसे ले लिया और सुरक्षित रख लिया। हम बूढ़े युए भावनाओं से अभिभूत हो गए और एक पल के लिए भी खुद को संभाल नहीं पाए। उन्होंने जू तियानिक्सी और बाकी लोगों को अलविदा कहा और चले गए। दोपहर हो चुकी थी। श्याओ चानफेंग ने आकाश की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भतीजे, चलो पहले खाना खा लेते हैं। खाने के बाद मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी। मेरा अनुभव थोड़ा रहस्यमय है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ से ज्यादा भाग्यशाली हूँ। ठीक है, मुझे भी आपके अनुभव के बारे में थोड़ी जिज्ञासा है, गुरुजी। जू तियानिक्सी ने एक लंबी आह भरी जवाब दिया और शियाओ चानफेंग के पीछे पीछे भोजन कक्ष में चली गई। वहां एक के बाद एक कई स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जा रहे थे। उनमें से लगभग सभी समुद्री भोजन थे, जिनमें से कुछ तो जू तियानिक्सी ने पहले कभी नहीं देखे थे। इस संप्रदाय द्वारा तैयार किए गए अमृतों के लिए जल प्रधान पशु और वनस्पति आत्मा वाले जीवों के सार और रक्त की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमने हानहाई शहर में शुवानवु वाणिज्य मंडल का मुख्यालय बनाया है। चाचा मास्टर के पास यहाँ बहुत सी अच्छी चीजें हैं, जितना चाहे उतना खाएं, संयम न बरतें। श्याओ चानफेंग ने हाथ उठाकर जू तियानिक्सी के कंधे पर थपथपाया और उसे बैठने का इशारा किया। उन्होंने जू तियानिक्सी को कुछ खान पान संबंधी सलाह भी दी। 1000 साल पुरानी विशाल सफेद शार्क की चर्बी से निकाला गया शार्क का तेल, 1000 साल पुरानी खूंखार वेल के सिर से निकाला गया वेल का मस्तिष्क, वेल का गोंद और कछुए के शिल्कों से बना टॉनिक सूप आदि, ये सभी मन और शरीर के लिए बेहतरीन पूरक थे। 2 साल तक इनका सेवन करने के बाद इनका असर पहले जैसा तो नहीं रहा, लेकिन इनसे मिलने वाला पोषण भी बहुत अधिक है। जू तियानिक्सी खाने पीने के मामले में कभी भी खुद को कमतर नहीं आंकता। ज्यादा बात किए बिना जू तियानिक्सी ने खाने को अभ्यास और युद्ध का एक रूप माना और पूरी तरह से उसमें लीन हो गया। उसने आज रात जू सांशी को पत्र लिखकर अपने मन की बात बताने का भी निश्चय किया। उसे किसी अच्छे काम में सहभागिता का एहसास होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे प्यास बुझाने के लिए बेर को देखना। लगभग 1 साल पहले जू सांशी ने सोल मास्टर स्तर प्राप्त कर लिया था।
अब वह श्रेक में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और बाहरी प्रांगण में सर्वश्रेष्ठ रक्षात्मक सोल मास्टर के रूप में जाना जाता है। मुझे उसकी तीव्रता बढ़ानी होगी और उसे थकने नहीं देना होगा। पर्याप्त शराब और भोजन करने के बाद जियाओ चानफेंग ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। जू तियानक्सी सीधा बैठा कहानी सुनता रहा। उसकी आंखों के भाव बार बार बदलते रहे, आश्चर्य से लेकर समझ तक और फिर गहरी भावना तक। ये कहानी बहुत नई नहीं है। शियाओ चानफेंग कोंगशियू की तरह शाही परिवार की एक शाखा से है, लेकिन कोंगशियू सूर्य और चंद्रमा साम्राज्य के शाही परिवार से है, जबकि शियाओ चानफेंग तियानहुन साम्राज्य के शाही परिवार से है। उनके पिता तियानहुन साम्राज्य के एक वृद्ध राजकुमार और वर्तमान तियानहुन सम्राट के चाचा हैं। उनकी माता साधारण परिवार से थी और महल में रसोइया का काम करती थी। उनका उपनाम शियाओ था। शियाओ चानफेंग का जन्म तब हुआ जब वृद्ध राजकुमार ने शराब के नशे में उनके साथ यौन संबंध बनाए। राजकुमारी को ईर्ष्या नहीं थी, वह बस इन हरामखोरों को नीचा समझती थी जिन्होंने शाही वंश को कलंकित किया था और उन्हें रसोई में छोटे मोटे काम करने के लिए भेज दिया था। युवा शियाओ चानफेंग की एकमात्र आशा यही थी कि वह अपनी वीरता को मजबूत करे ताकि वह कुछ संसाधन जुटा सके और माता पुत्र की स्थिति में सुधार कर सके। इसी समय उसका अपना गुरु फिर प्रकट हुआ। खाने का शौकीन जू शियाओयुन बूढ़े राजकुमार के रसोई घर में भटकता हुआ आया और चोर बनकर घूम रहा था। कुछ व्यंजन खाने के बाद उसे वे स्वादिष्ट लगे और उसने शियाओ चानफेंग और उसकी मां को ढूंढ लिया। स्थिति को समझने के बाद जू शियाओयुन ने ज्यादा संकोच नहीं किया और सीधे उस दयनीय मां और बेटे को महल से बाहर ले जाकर शुवानमिंग संप्रदाय में वापस ले आई। इसके बाद जू शियाओयुन को लगा कि शियाओ चानफेंग बुद्धिमान है और उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली है, इसलिए उसने उसे स्वास्थ्य सुधारने के लिए कुछ औषधियां दी। शियाओ चानफेंग ने उसे निराश नहीं किया। 6 वर्ष की आयु में उसने न केवल अपनी जन्मजातपूर्ण आत्मशक्ति को जागृत किया, बल्कि अपनी रूपांतरित मार्शल आत्मा आइस क्रिस्टल फीनिक्स को भी जागृत किया। फीनिक्स मार्शल स्पिरिट की शक्ति निर्विवाद है। शिकार को देखकर उत्साहित हुए जू शियाओयुन ने शियाओ चानफेंग को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। 9 वर्षों तक उसे प्रशिक्षण देने के बाद उन्होंने उसे शिंगलुओ रॉयल सोल मास्टर अकादमी में प्रशिक्षण के लिए भेज दिया। शियाओ चानफेंग ने शिंगलुओ रॉयल अकादमी में अपना रूप बदला और 20 वर्ष की आयु से पहले ही उच्च स्तरीय आत्मा सम्राट का दर्जा प्राप्त कर लिया। उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए स्वर्गीय आत्मा साम्राज्य की सभी टीमों को परास्त कर दिया। ये प्रतियोगिता संयोगवश तियानडो शहर में आयोजित हुई थी। युद्ध के बाद वे एकांत साधना के लिए शुवानमिंग संप्रदाय लौट आए। 96वें स्तर को पार करने के बाद वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया। उसने एकांतवास से बाहर आकर गुप्त रूप से उस बूढ़ी राजकुमारी को हटा दिया जिसने उन्हें और उनके बेटे को शर्मिंदा किया था। वह शुवानवु चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष बनने के लिए आया। यह अनुभव निश्चित रूप से प्रतिशोध से भरे हुए युवाओं का है। बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है कि उनके गुरु के वंश में कई प्रमुख साम्राज्यों के शाही रईसों को इकट्ठा करने और उन्हें उन देशों या सेनाओं में भेजने की एक विशेष परंपरा है जिन्हें वे प्रशिक्षित करना पसंद नहीं करते हैं। अगर प्रतिभाशाली शिष्य न भी हों तो कोई बात नहीं, सीधे शाही परिवार में जाकर एक को ढूंढ लीजिए। डूलिंग साम्राज्य के निकम्मों को छोड़कर बाकी तीनों परिवार प्रतिभाओं को पैदा करने में सक्षम हैं। तो गुरुजी, आप स्टार लुओ रॉयल सोल मास्टर अकादमी के इतिहास में सबसे असाधारण प्रतिभावान व्यक्ति होंगे, है ना? क्या स्टार लुओ साम्राज्य ने आपको उस समय कोई लाभ नहीं दिया था और आपको अपने साथ रहने के लिए राजी नहीं किया था? जू तियानक्सी ने मजाक में कहा। उन्होंने कई फायदे तो दिए, लेकिन मुझे उनमें कोई खास दिलचस्पी नहीं है। शियाओ चानफेंग ने चाय का प्याला उठाया और एक घूंट पिया, फिर शांत भाव से कहा, वे जो कुछ भी दे सकते हैं गुरुजी दे सकते हैं, वे जो नहीं दे सकते वह भी गुरुजी दे सकते हैं। गुरुजी की शक्ति के आगे वे मुझे यहाँ रुकने के लिए मजबूर करने की हिम्मत नहीं कर सकते। तीनों साम्राज्यों में शिंगलुओ साम्राज्य के पास सबसे मजबूत सैन्य शक्ति और आत्मा मार्गदर्शक तकनीक है, लेकिन आत्मा स्वामी की शक्ति के मामले में ये तियानहुन साम्राज्य से काफ़ी कमजोर है। उपाधि प्राप्त डोलुओं में अंतर ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन सुपर डोलुओं में अंतर बहुत बड़ा है। जू तियानक्सी की निगाहें घूमी और उसने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने अपने गुरु से सुना है कि शिंगलुओ साम्राज्य में एक पूजा कक्ष है जो उपाधि प्राप्त डोलुओं और सुपर डोलुओं की पूजा के लिए समर्पित है। विश्व के नंबर 1 उपचारक आत्मा गुरु चिकित्सा अमर डोलुओ वहाँ विराजमान हैं। मेडिकल इमॉर्टल डोलू चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह पूजा हॉल के स्वामी की जान नहीं बचा सकता। इसका क्या फायदा? शियाओ चानफेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, शिंगलुओ साम्राज्य के पूजा कक्ष के वर्तमान प्रमुख शिंगलुओ शाही परिवार के पूर्वज हैं। शिंगलुओ शाही परिवार का जू परिवार मूल रूप से एक गुप्त संप्रदाय शिंगगुआन संप्रदाय था।
उन्हें विरासत में मिली शिंगुआन मार्शल स्पिरिट अधिकांश शीर्ष मार्शल स्पिरिट से कहीं बेहतर है। उस शिंगुआन पूर्वज की साधना का स्तर भी 98 है और उनकी युद्ध शक्ति भी कम नहीं है। लेकिन समय किसी को माफ नहीं करता। वह शिक्षक, मून और अन्य लोगों से उम्र में बड़ा है। वह लंबे समय से बाहर नहीं निकला है। कहा जाता है कि वह कई वर्षों से पूजा कक्ष में एकांतवास में रह रहा है। शिक्षक ने अनुमान लगाया कि शिंगुआन कुलपति की वर्तमान स्थिति संभवतः बहुत खराब है और यह भी एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या वे कोई कार्रवाई कर सकते हैं। हो सकता है कि उनकी मृत्यु भी हो गई हो, लेकिन शिंगलुओ शाही परिवार ने इसे गुप्त रखा है। क्या ऐसा है? इसीलिए तो जुबान लाओदेंग शिंगलुओ साम्राज्य में इतने अहंकारी हैं। शिंगलुओ साम्राज्य से कोई भी स्थिति को शांत करने के लिए आगे नहीं आया। ऐसा लगता है कि भले ही शिंगुआन कुलपति जीवित हों, वे लगभग मुएन के समान ही हैं। शाओ चांगफेंग से स्टार लुओ साम्राज्य के रहस्य जानने के बाद और मूल उपन्यास में जुवानजी द्वारा स्टार लुओ साम्राज्य में सभी को खुलेआम धमकी देने की बात याद करते हुए, अगर मेरे श्रेष्ठ शिष्यों को कुछ हुआ तो मैं यहाँ पागल हो जाऊंगा, और उसने आत्मविश्वास से ये भी कहा था, ऐसा लगता है कि यहाँ कोई भी मुझे पागल होने से नहीं रोक सकता। जू तियानिक्सी को अचानक समझ में आया और उसे स्टार लुओ साम्राज्य के लिए थोड़ा दुख हुआ। मुंह ही असली सच्चाई हैं। अगर परिवार में कोई सबसे ताकतवर व्यक्ति नहीं है तो आप आत्मविश्वास से बात नहीं कर सकते। स्टार क्राउन पैट्रियार्क और मेडिकल इमॉर्टल डोलुओ को छोड़कर शिंगलुओ साम्राज्य के पूजा कक्ष में ध्यान देने योग्य कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। सुपर डोलुओ के स्तर पर वे शायद हमारे जुवानमिंग संप्रदाय को भी दबाने में सक्षम न हो, इसलिए उन्हें बहुत गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। शाओ चांगफेंग के चेहरे पर शांत भाव थे और उनकी भौहों से एक प्रकार का शांत आत्मविश्वास झलक रहा था। जू तियानिक्सी हंसे बिना नहीं रह सकी और बोली, जी हाँ गुरुजी, आप आइस क्रिस्टल फीनिक्स स्पिरिट वाले 96वें स्तर के सुपर डोलू हैं और आपकी स्पिरिट रिंग की संरचना भी बहुत शक्तिशाली है। मुझे डर है कि 97वें स्तर का सुपर डोलू भी आपको हरा नहीं पाएगा। ये सुनकर जियाओ चांगफेंग की आंखों में विचारशीलता झलक रही थी और उसने अपनी उंगलियों से मेज पर थपथपाया, मानो वह अपनी जीत की संभावनाओं का आकलन कर रहा हो। आत्मा स्वामी जगत में केवल 2 ही प्रसिद्ध स्तर 97 के सुपर डोलू हैं, आत्मा साम्राज्य के तियानयांग डोलू और श्वेक के किंगयांग डोलू। मैंने उनसे कभी युद्ध नहीं किया है, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति मेरी जितनी अच्छी नहीं है और उनका रक्त और ऊर्जा भी मेरी जितनी प्रचुर नहीं है। जू तियानिक्सी के होठों का कोना फड़क उठा। वह मन ही मन सोच रहा था, तुमने वाकई में इसे ध्यान में रखा है। ये दोनों आत्मा स्वामी जगत के पुराने दिग्गज हैं, जाहिर है कि वे तुम्हारी तरह युवा और शक्तिशाली नहीं हैं। मुझे लगता है इस बारे में सोचने के बजाय बेहतर होगा कि आप ये हिसाब लगाएं कि आप अगला कदम कब उठा सकते हैं। अगर आप 97वें स्तर तक पहुंच जाते हैं तो वे निश्चित रूप से आपके जैसे उभरते सितारे का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जू तियानिक्सी ने ईमानदारी से कहा। ये सुनकर जियाओ चांगफेंग ने अपना सिर हिलाया, आह भरी, और कहा, यह वाकई आसान नहीं है। अगर आप मुझे 10 साल भी दे दें तो भी मैं सफलता की गारंटी नहीं दे सकता। ये सामान्य है, बस धीरे धीरे करो। जू तियानिक्सी ने विनम्रतापूर्वक प्रोत्साहित किया। जब तक मैं बाहरी मामलों की परवाह करना छोड़कर एकांतवास पर ध्यान केंद्रित नहीं करता तब तक इसकी अच्छी संभावना है, लेकिन यह असंभव है। जियाओ चांगफेंग ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, असल में तुम हो। जू तियानिक्सी की आंखें फड़क उठीं और वह एक पल के लिए अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। जैसे ही जियाओ चांगफेंग को एहसास हुआ कि उसके शब्दों का जवाब देना मुश्किल है, उसने असहजता को दूर करने के लिए हंसते हुए जोर से कहा, मेरे प्यारे भतीजे, तुम्हें मुझसे ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। हालांकि 30वें स्तर के बाद तुम्हारी सर्वोच्च मार्शल शक्ति का विकास बहुत धीरे धीरे होगा, फिर भी हम तुम्हें तेजी से आगे बढ़ने में मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। जब तुम एक उपाधि प्राप्त डोलू बन जाओगे और अपनी दूसरी मार्शल शक्ति का विकास शुरू करोगे, तब तुम्हारे लिए अपनी पूरी ताकत दिखाने का समय होगा। तब तक तुम मुझसे बराबरी करने या यहाँ तक कि मुझसे आगे निकलने के बहुत करीब पहुँच जाओगे। जू तियानिक्सी की आंखों में एक चमक आए और उसने कहा, गहन ध्यान के बाद मुझे युद्ध करने के कुछ तरीके सूझे हैं। गुरुजी, क्या आप मुझे कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं? ठीक है, चलो। डोलू 2 अद्वितीय काला कछुआ चंद्र देवता अध्याय 34 जू तियानिक्सी, यान शाओजे, मैं इस आदमी को एक दिन मार डालूंगा। मैं अभी इतना शक्तिशाली नहीं हूँ, लेकिन जब मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा तो सब कुछ बदल जाएगा। वेब नॉवल। मुस्कुराते हुए जियाओ चांगफेंग अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और पलक झपकते ही वह जू तियानिक्सी से 100 मीटर दूर प्रकट हो गया। उसके हाथ स्वाभाविक रूप से उसकी पीठ के पीछे थे। उसका बादल जैसा वस्त्र लहरा रहा था जो सुरुचिपूर्ण और असाधारण लग रहा था। ठीक है, तो चाचा जी, आप सावधान रहें। जू तियानिक्सी मंडप से कूद गया और 2 आत्मा के छल्ले, एक पीला और एक बैंगनी, हवा में उड़ गए। जू तियानिक्सी की आंखों में चांद जैसी पुतलियों का आभास हुआ और लहरों जैसी चांदी की रोशनी की परतें उमड़ पड़ीं।
उनकी बाहों के बीच का चिन्ह तेजी से चमक उठा और उनके सिर के पीछे एक साफ चांद का आकार उभर आया जिससे शीतल प्रकाश निकल रहा था। बिना कुछ कहे उसने अपने पैर से जमीन को हिलाया और तीर की तरह तेजी से आगे बढ़ा। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी कमर पर भींची और जैसे ही वह शियाओ चांगफेंग से कुछ फीट की दूरी पर पहुंचा, अचानक तेजी से बाहर निकल गया। उसी समय साफ चांद का रूप बदल गया। अचानक एक काली रोशनी प्रकट हुई और फिर तेजी से पूरे चांद पर फैल गई। ऐसा लगा जैसे चंद्र ग्रहण हो गया हो। एक खतरनाक रोशनी प्रकट हुई। शू त्यानिक्सी की मुट्ठी से एक भयानक काला घेरा भी निकला, मानो कोई भंवर हो। युद्ध कौशल में बदलाव आया है और इसने शुरुआत में मानसिक शक्ति और आत्मिक शक्ति को मिलाकर हमला किया है। ये वास्तव में एक स्वाभाविक प्रतिभा है। शाओ चांगफेंग की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उसका दाहिना हाथ, जो उसकी पीठ के पीछे था, बिजली की तरह पलटा और मुट्ठी बन गया, जिससे उसने जू त्यानिक्सी के हमले का सामना किया। अपनी ताकत के बल पर वह स्थिर खड़ा रहा और जू त्यानिक्सी के हमले को बिना किसी नुकसान के झेल लिया। उसने पूरी ताकत से एक मुक्का मारा, जो जू त्यानिक्सी के प्रति उसका सबसे बड़ा सम्मान भी था। टकराना। जब दोनों मुट्ठियां टकराईं तो जू त्यानिक्सी को लगा मानो उसकी मुट्ठी किसी अटूट लोहे के टुकड़े से टकराई हो। शियाओ चांगफेंग की मुट्ठी देखने में साधारण थी, लेकिन उसमें इतनी जबरदस्त ताकत थी कि उसका दाहिना हाथ सुन्न हो गया। अपने शरीर को संभालने से पहले वह 10 मीटर से भी ज्यादा पीछे हट गया। शियाओ चांगफेंग ने गहरे और उथले पानी के धब्बों वाली जमीन को देखा और उसकी आंखों में प्रशंसा का भाव झलक उठा। अभी तुम्हारे मुक्के की ताकत वाकई बहुत ज्यादा थी। साधारण आत्मा स्वामी भी 1000 साल की आत्मा विद्या का इस्तेमाल करके भी इसे सुरक्षित रूप से सहन नहीं कर सकते। तुम इतने छोटे हो, क्या गुरु ने तुम्हें दिव्य पशु आकाशीय घटना सिखा दी है? रहस्यमय जीव और खगोलीय घटनाएं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जू त्यानिक्सी ने उलझन में पूछा। उसके गुरु ने उसे ये सब कब सिखाया था? वह खुद तो जुवानमिंग कछुआ ढाल का इस्तेमाल नहीं करता था। क्या तुमने इसे नहीं सीखा? तो फिर तुम्हें ये हमला करने की कला कहाँ से आए? ये देखकर कि जू त्यानिक्सी का भाव बनावटी नहीं लग रहा था, शियाओ चांगफेंग के सुंदर चेहरे में बदलाव आया और जू त्यानिक्सी के सामने नीले रंग की धुंध की एक चमक दिखाई दी और उसने कुछ अजीब भाव से पूछा। जू त्यानिक्सी ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव लिए स्पष्ट रूप से कहा, जब मैंने गुरु और टोंगटियन बाक्सिया को लड़ते देखा तो मुझे लगा कि गुरु की काली कछुआ छाया बहुत शक्तिशाली थी। संयोग से मेरी प्रेत चंद्रमा रहस्यमयी शिष्या चंद्रमा की छाया को प्रतिबिंबित कर सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्या मैं उनकी विधियों का अनुकरण कर सकता हूँ। जब मैं इस बारे में सोच रहा था तो मैं गहन ध्यान में लीन हो गया और फिर मुझे वह मुक्का सूझा जो आपने देखा। उसके बोलने से पहले ही जू त्यानिक्सी ने शियाओ चांगफेंग के होठों के कोने को थोड़ा सा हिलते हुए देखा और मन ही मन सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने केवल ध्यान लगाकर ही कुछ ऐसा पता लगा लिया हो जो एक सुपर डॉलू को भी चकित कर दे। वह तो बस नक्शे का अनुसरण कर रहा था, इसमें कुछ खास गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, है ना? सोचते सोचते मैं गहरी ध्यान अवस्था में लीन हो गया और मुझे आत्मा की शक्ति और मानसिक शक्ति को आपस में जोड़ने का एक तरीका मिल गया। गहरी ध्यान अवस्था इतनी आसान कब हो गई? क्या आपकी मार्शल आत्मा इतनी वरदानित है, या फिर तोंगतियान बाजू ने गुरु से युद्ध करते समय कोई असाधारण उपाय अपनाया था? शाओ चांगफेंग ने आह भरी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। गहन ध्यान किसी भी आत्मसाधक के लिए एक बेहतरीन अवसर होता है। उसने अपने अभ्यास के दौरान केवल कुछ ही बार उस अवस्था में प्रवेश किया है और पहली बार आत्मसाधक काल के दौरान। इतना ही नहीं, शिक्षक को टोंगटियन बाजू के साथ हुए 3 अभ्यासों के आदान प्रदान से कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई और उन्हें अपनी क्षमता की सीमा का आभास हो गया। अगर उन्हें भी थोड़ा सा आभास हो जाता तो वे कितनी कठिन साधना से बच सकते थे। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि वे अपने कनिष्ठ शिष्य जू त्यानिक्सी से थोड़ी ईर्ष्या करते थे, जिसके पास प्रतिभा और भाग्य दोनों ही उत्कृष्ट थे। वह बाहर जाकर दुनिया के शीर्ष पहलवानों की लड़ाइयां देख सकता था और उन्हें देखने के बाद गहन ध्यान लगाता था। जू त्यानिक्सी ने शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजाया और फुसफुसाते हुए कहा, मैं तो बस इस मुक्के का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह काम करेगा। चूंकि आप वरिष्ठ हैं, क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं? सुझाव: मैं आपको यही सलाह दे सकता हूं कि आप अधिक देखें और अधिक अभ्यास करें, चंद्रमा की क्षमताओं और परिवर्तनों का अधिक अनुभव करें और अधिक संघर्ष करें। मानसिक शक्ति और आत्मिक शक्ति के विलय के लिए सर्वोत्तम संतुलन बिंदु को खोजें और समझें, और इसे अपनी मार्शल आत्मा की क्षमता विकसित करने और इस मार्ग पर आगे बढ़ने के अवसर के रूप में उपयोग करें। शिक्षक के पास दिव्य पशु आकाशीय घटना नामक एक प्रसिद्ध युद्ध कौशल है, जो वही काला कछुआ प्रेत है जिसे आपने देखा था। चूंकि आप में ये प्रतिभा है, इसलिए मैं उनकी ओर से आपको ये कौशल सिखा सकता हूँ। यह आपके लिए उपयोगी होगा। शाओ चांगफेंग ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। जू त्यानिक्सी ने कहा, मुझे लगता है कि आपने जो कहा वह बहुत अमूर्त है, क्या आप इसे और विस्तार से बता सकते हैं? विवरण की बात करें तो
जब तुमने अभी वह मुक्का मारा तो मैंने देखा कि तुम्हारी मार्शल स्पिरिट से परावर्तित चंद्रमा की छाया में आत्मिक शक्ति और मानसिक शक्ति समाहित थी और चंद्रमा की कला भी बदल गई। क्या ये तुम्हारे द्वारा चंद्रमा की नकल करने के कारण हुआ? शाओ चांगफेंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर तक सोचा। उसे अभी अभी जू तियानिक्सी के हमले का सबसे शक्तिशाली क्षण याद आया। जब पूर्ण चंद्र ग्रहण हुआ तो जू तियानिक्सी की मुट्ठी पर मौजूद मृत काले प्रभामंडल ने एक भंवर जैसी अवस्था का रूप ले लिया, जिससे शुद्ध मानसिक शक्ति और आत्मशक्ति केंद्रित हो गई, जिसके परिणामस्वरूप उसे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के आघात लगे, जिनकी शक्ति आत्मा संप्रदाय के स्तर के करीब थी। जू तियानिक्सी की अपार मानसिक शक्ति को भी अगर हम नज़रअंदाज कर दें तो भी उस मुक्के का शारीरिक प्रभाव किसी आत्मा स्वामी की 1000 साल पुरानी आत्मा कला से कम नहीं है। उसकी विस्फोटक शक्ति बहुत ज़बरदस्त है और यह कहने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि वह एक शक्तिशाली आक्रमणकारी आत्मा स्वामी है। लेकिन वह एक नियंत्रण प्रकार का आत्मा स्वामी है और एक मानसिक नियंत्रण प्रकार का आत्मा स्वामी है जिसका शरीर आमतौर पर कमजोर माना जाता है, जो कि शक्तिशाली आक्रमण प्रकार के आत्मा स्वामी से पूरी तरह से अलग है। उस व्यक्ति की विस्फोटक शक्ति के बारे में जियाओ चांगफेंग के पास अच्छे खान पान के अलावा केवल एक ही स्पष्टीकरण था। जू तियानिक्सी ने अपनी मार्शल आत्मा को अपने स्तर से कहीं अधिक विकसित कर लिया था और मार्शल आत्मा के सबसे मूलभूत रहस्यों को छूना शुरू कर दिया था, हालांकि उसने अभी केवल सतही ज्ञान ही प्राप्त किया था। उनकी माता भी मृत्यु से पहले इसी मार्ग पर चल चुकी थी, लेकिन उस समय कोंग शियू की साधना का स्तर आत्मा संप्रदाय तक पहुंच चुका था। वह जू तियानिक्सी से काफ़ी बड़े थे और उनके पास एक गुरु भी थे जो उन्हें सिखाते थे। दोनों के बीच का अंतर आसमान और ज़मीन के अंतर जैसा था। जू तियानिक्सी को स्वाभाविक रूप से यह पता नहीं था कि इस क्षण भर में शियाओ चांगफेंग के मन में इतने सारे विचार चल रहे थे। उसने बस ईमानदारी से सिर हिलाया। हाँ, मैंने किताब में पढ़ा कि चंद्र आत्मा के कई शक्तिशाली आत्मिक कौशल में चंद्रमा के चरणों में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं, जिनमें बढ़ते और घटते चंद्रमा, प्रेत चंद्रमा, चंद्र ग्रहण, रक्त चंद्रमा आदि शामिल हैं, और तारा आत्माओं में लड़ने के लिए तारों की शक्ति का उपयोग करने की क्षमता होती है। इसलिए मुझे प्रेरणा मिली। बिल्कुल सही। चंद्र ग्रहण के अलावा क्या आपने कोई और तरीका सोचा है? जियाओ चांगफेंग ने कहा। हाँ, उदाहरण के लिए इसे ऊपरी और निचले अर्धचंद्राकार भागों में विभाजित किया जा सकता है। इस स्थिति में मेरी हथेली की छुरी में काटने की प्रबल शक्ति होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। बहुत खूब। जू तियानिक्सी के मन में एक विचार आया और पूर्णिमा का चांद अचानक 3 हिस्सों में बढ़ गया, जो उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उसने अपनी हथेली को चाकू की तरह उठाया और हवा में 3 बार वार किया। एक बड़ा पेड़ 4 टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर गया। शियाओ चांगफेंग की पलकें झपक गईं। वह मन ही मन सोच रहा था कि उसे इस बच्चे से इतनी शक्ति की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सौभाग्य से ये स्वीकार्य सीमा के भीतर था। 2 बार खांसने के बाद जियाओ चांगफेंग ने शांत भाव से टिप्पणी की, काटने की शक्ति बुरी नहीं है, तलवार मार्शल सोल व सोल मास्टर के हमले से कम नहीं है। क्या और कुछ है? ये प्रेत चंद्रमा है। यह मेरी दूसरी आत्मा शक्ति के मनोरोगी गुणों को बढ़ा सकता है। एक नज़र डालिए। जू तियानिक्सी ने दर्पण फूल और जल चंद्रमा को सक्रिय किया। चंद्रमा का चरण तुरंत एक खाली छवि में बदल गया और वह व्यक्ति उसके साथ गायब हो गया। बुरा नहीं, और कुछ? जियाओ चांगफेंग के होंठ फिर से फड़क उठे। इस छोटे भतीजे ने इतना विकास कर लिया है कि उसकी मार्शल आत्मा को दोहरे रूप में देखा जा सकता है। ये फ्लैश मून है जो मेरे पहले आत्मा कौशल की शक्ति को बढ़ा सकता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जू तियानिक्सी ने अपनी पहली आत्मा की अंगूठी को प्रज्वलित किया और चंद्रमा का चरण प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया और जू तियानिक्सी की आंखों में प्रवेश कर गया। फिर बिजली की गति से ठंडी रोशनी की 2 किरणों में संघनित होकर कई मीटर ऊंचे एक चट्टान से गुजर गया, जिससे ठंडी रोशनी उत्सर्जित करने वाले 2 आश्चर्यजनक छेद बन गए। टकराना। ठंडी रोशनी छेद को केंद्र मानकर बाहर की ओर फैल गई, दरारें दिखाई देने लगीं और पूरा पत्थर तेजी से ढह गया। शाओ चांगफेंग को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि विशाल चट्टान की आंतरिक संरचना को 2 बार क्षति पहुंची है। आध्यात्मिक शक्ति के अलावा जू तियानिक्सी के हमले ने एक ऐसी ठंडक भी पैदा की जो अस्थि मज्जा तक गहराई से समा गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा की यह अवस्था स्वचालित रूप से फ्रॉस्ट मून गेज को सक्रिय कर सकती है, लेकिन मेरा वर्तमान नियंत्रण पर्याप्त नहीं है और मुझे अभी भी अभ्यास करने की आवश्यकता है। जू तियानिक्सी आगे बढ़ी, ठंडे पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और भावभंगिमा से बोली। पीछे मुड़कर देखने पर मैंने देखा कि जियाओ चांगफेंग ने किसी समय संचार आत्मा मार्गदर्शक उपकरण निकाल लिया था और दूसरे छोर पर निर्देश दे रहा था। गुरुजी, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तुम्हारे लिए एक ऊंचा चांद देखने का चबूतरा बनवाऊंगा, और हाँ, मैं सूर्य चंद्रमा साम्राज्य जाकर 7वें स्तर से ऊपर के तारामंडल और ध्यान केंद्रित करने वाले आत्मा मार्गदर्शक खरीद लाऊंगा। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी युद्ध आत्मा इतनी खास है तो मैं इन्हें बहुत पहले ही खरीद लेता। शाओ चांगफेंग ने संचार आत्मा मार्गदर्शक को नीचे रख दिया और माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, 7वें स्तर से ऊपर का आत्मा मार्गदर्शक? क्या इस तरह की चीज़ पाना मुश्किल नहीं है?
जू तियानिक्सी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। सन मून रॉयल सोल गाइड अकादमी में मेरा एक परिचित है। मैंने कुछ दिन पहले सोल गाइड्स का एक बैच खरीदा था। ये दोनों सोल गाइड्स युद्ध में इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए इन्हें हासिल करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर वह मना करता है तो मैं ब्लैक मार्केट में इनाम की पेशकश करूंगा। जियाओ चानफेंग ने शांत भाव से कहा। जू तियानिक्सी के होंठ हिले। वह पूछना चाहता था कि मास्टर अंकल का दोस्त कौन है। जिंग होंगचेन की नाक के नीचे 7वें स्तर से ऊपर के सोल गाइड बेचने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। कुछ सोचने के बाद उसने जल्दबाजी न करने का फैसला किया, इसलिए उसने झुककर धन्यवाद दिया। तो मैं मास्टर अंकल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़ों के मामलों के बारे में ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है। भविष्य में जब तुम सूर्य चंद्रमा साम्राज्य जाओगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। ये गद्दार पहली नज़र में अच्छे लोग नहीं लगते। तुम बाद में उनसे संपर्क कर सकते हो। शायद तुम्हें कुछ उच्च स्तरीय निश्चित प्रकार के आत्मा मार्गदर्शक कवच मिल जाएं जिनसे तुम खेल सको। मुझे उम्मीद है कि उस बदमाश की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी सख्त होगी और जिंग होंगचेन को उसका पता नहीं चलेगा। यह एक छोटी सी बात है, चिंता की कोई बात नहीं है। शाओ चानफेंग ने बेपरवाही से हाथ हिलाया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। तुम्हारी युद्ध कला इतनी असाधारण है कि मैंने पहले कभी नहीं देखी। तुम्हें इस अद्वितीय प्रतिभा को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। आपकी वर्तमान प्रशिक्षण गति बहुत अच्छी है, लेकिन परम मार्शल सोल स्तर 30 के बाद प्रशिक्षण गति बहुत धीमी हो जाएगी। 3 साल के भीतर स्तर 30 को पार करने का प्रयास करें। उसके बाद मैं आपको स्पिरिट रिंग्स की खोज में ले जाऊंगा। इस दौरान मैं आपको अपने ज्ञान, रणनीतियों और अनुभव का कुछ हिस्सा देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। जब आपको 3रे स्तर पर पदोन्नत किया जाएगा तब आपके लिए सूर्य चंद्रमा साम्राज्य जाने का समय होगा। अच्छा ऐसा है। जू तियानिक्सी ने गंभीरता से सिर हिलाया और फिर पूछा, तो फिर चाचा जी, मुझे सूर्य चंद्रमा साम्राज्य जाने का क्या कारण है? क्या मुझे बस उन्हें यह बता देना चाहिए कि मैं अपनी माँ का बदला लेना चाहता हूँ? बेशक, यह उससे कहीं अधिक है। जियाओ चानफेंग ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। जब आपने अपनी मार्शल आत्मा को जागृत किया उसके तुरंत बाद आपके गुरु ने आपके लिए कुछ व्यवस्थाएं की। संप्रदाय के बाहरी प्रचार में आपकी जन्मजात आत्मशक्ति केवल 7वें स्तर की है और आपकी मार्शल आत्मा केवल मून शैडो स्तर की है। और उस समय को देखते हुए शुवानमिंग संप्रदाय को ये अफवाहें फैलानी शुरू कर देनी चाहिए थी कि तुम 3रे युवा स्वामी एक बूढ़े गुलाम के साथ घर से भाग गए हो। घर से भाग रहे हो? जू तियानिक्सी अवाक रह गई। हाँ, मुझे लगता है कि जब ये खबर सामने आएगी तो कोई बहुत खुश होगा। शाओ चानफेंग ने हल्के से सिर हिलाया, फिर उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। उसकी निगाहें श्वेक शहर की ओर गईं और उसने गहरी आवाज में कहा, गुरुजी के पास एक ऐसी बात है जो मैंने आपको नहीं बताई। 2 साल पहले आपके मार्शल स्पिरिट के जागृत होने के कुछ ही समय बाद उन्हें और आपके पिता को पता चला कि यान शाओजे ने चुपके से किसी को जू लिंगक्सुन को संदेश भेजने के लिए भेजा था, जिसमें घर की मालकिन से नियमों के दायरे में रहकर आपके लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए कहा गया था। जू लिंगजुन एक चतुर व्यक्ति है। उसने तुम्हें कुछ खिलौने दिए और तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया। गुरु ने इस मामले को गुप्त रखा। पिछले 2 वर्षों से वह यह अफवाह फैला रहा है कि तुम 3रे युवा स्वामी संप्रदाय में स्वागत के पात्र नहीं हो। उसने आज के लिए ऐसा किया। ये सुनकर जू तियानिक्सी ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया और कुछ देर चुप रहा। अचानक उसकी भौहें उठी, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आई और उसने गहरी आवाज में कहा, यान शाओजे, मैं एक दिन इस आदमी को मार डालूंगा। मैं अभी इतना ताकतवर नहीं हूं, लेकिन जब मैं ताकतवर हो जाऊंगा तो सब कुछ बदल जाएगा। डॉलू 2 अद्वितीय काला कछुआ चंद्र देवता अध्याय 35 यान शाओजे को सिरदर्द है। इन दिनों कछुए भी पत्र लिख रहे हैं। सिरदर्द, उसका लक्ष्य गहरे समुद्र का दानव वेल है और टोंगटियन बाक्सिया का पत्र वेब नॉवल। श्वेक अकादमी, बाहरी कॉलेज। डू विलुन ने एक अजीब से भाव के साथ यान शाओजे के कार्यालय का दरवाजा खटखटाया और कहा, डीन, मेरे पास आपके लिए एक संदेश है। विलुन, तो अंदर आ जाओ। दरवाजा अपने आप खुल गया और डेस्क पर बैठे यान शाओजे ने सिर उठाए बिना ही जवाब दिया। वह अपने हाथ में मौजूद दस्तावेजों को भौहें चढ़ाकर घूर रहा था। हाँ, डू विलुन अंदर आया, एक पूछताछ पत्र निकाला और कहा, डीन, शुवानमिंग शहर के जासूसों ने सूचना दी है कि कुछ समय पहले शुवानमिंग संप्रदाय के 3रे युवा स्वामी जू तियानिक्सी और एक बूढ़ा नौकर घर से भाग गए थे, लेकिन इस घटना ने शुवानमिंग संप्रदाय में ज्यादा हलचल नहीं मचाई। जू तियानिक्सी, क्या वह शुवानमिंग संप्रदाय का 3रा युवा स्वामी है, जू सांशी का सौतेला भाई, जिस पर मैंने तुम्हें 2 साल पहले नजर रखने के लिए कहा था? क्या वह घर से भाग गया है? यान शाओजे की निगाहें आखिरकार दस्तावेजों से हटकर डू विलुन पर टिक गईं। कुछ देर सोचने के बाद उन्हें तुरंत याद आ गया कि जू तियानिक्सी कौन थी। एक अभिमानी और अज्ञानी लड़का। डू विलुन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वही है। जासूसों द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार जू तियानिक्सी पिछले 2 वर्षों से शुवानमिंग संप्रदाय में एकांतवास में रह रहा है।
वह लगभग केवल पुस्तकालय में ही दिखाई देता है। वह अपने साथियों की सामाजिक गतिविधियों में कभी भाग नहीं लेता, न ही बड़ों के करीब आता है। उसका व्यक्तित्व बहुत ही विलक्षण है। उसके साथ केवल उसकी माँ द्वारा छोड़ा गया एक बूढ़ा नौकर और शुवानमिंग संप्रदाय द्वारा नियुक्त एक सहपाठी छात्र ही थे। इनके अलावा उसका कोई अन्य करीबी रिश्तेदार नहीं था। इस बार उसके साथ जाने वाला वही बूढ़ा नौकर था। चूंकि वह शुवानमिंग संप्रदाय में मौजूद नहीं था और आत्मा गुरुओं के लिए 10 दिन या आधा महीना अभ्यास करना आम बात थी, इसलिए शुवानमिंग संप्रदाय के लोगों को उसके जाने के आधा महीना बाद ही पता चला कि वह चला गया है। लेकिन वे आत्मा के छल्लों की खोज नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उसके कमरे की तलाशी ली और एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि वह घर से भाग गया है। यान शाओजे की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। उसे शुवानमिंग संप्रदाय में अच्छा खाना पीना मिलता है, वह बिना किसी कारण के घर से क्यों भागेगा? डू वेयुन ने कहा, शायद वह संप्रदाय में उपेक्षित महसूस करना सहन नहीं कर सका। उसने शुवानमिंग संप्रदाय में कभी सामाजिक मेलजोल में भाग नहीं लिया, इसलिए उन कबीले के लोगों ने स्वाभाविक रूप से उसके साथ ठंडा व्यवहार किया। इसके अलावा जू लिंगक्सुन ने भी हमसे वादा किया था कि हम उस पर कड़ी निगरानी रखेंगे। जासूसों के अनुसार पिछले 2 वर्षों से संप्रदाय में उसका स्वागत नहीं किया गया है। ये सुनकर यान शाओजे ने इस बारे में सोचा और उसकी आंखें स्पष्ट हो गईं। मुझे लगता है यही एकमात्र कारण है। उसके पिता का क्या, और बूढ़े राक्षस जू के बारे में क्या आपके पास कोई जानकारी है? जू लिंगजुन को इस बच्चे को घर से भगाने में सिर्फ 2 साल लगे। वह काफी कुशल है। अब हम जू सांशी के प्रति अपनी सतर्कता कम कर सकते हैं। जुवानमिंग कबीले के मुखिया जू फो 2 साल से एकांतवास में हैं और तब से बाहर नहीं आए हैं। हम बूढ़े दानव जू के ठिकाने का पता नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने लंबे समय से दावा किया है कि वे एकांतवास में साधना करते हैं। वास्तव में आपके द्वारा इस बूढ़े दानव के जीवित होने की जानकारी देने से पहले हमें जुवानमिंग कबीले में ऐसे किसी व्यक्ति के होने की जानकारी ही नहीं थी। अंत में डू वेलुन ने कहा, उनके लहजे में कुछ बेबसी थी। वह किसी से 98वें स्तर के सुपर डॉलुओं के ठिकाने की जांच करने के लिए नहीं कह सकते थे, है ना? ये तो सरासर अव्यावहारिक था। ये सच है, मैं आपको मुश्किल स्थिति में डाल रहा हूँ। अगर आप उसे नहीं ढूंढ पाते तो भूल जाए। बूढ़े मॉन्स्टर जू के कई वंशज हैं और वह बूढ़े हो चुके हैं। मुझे डर है कि उनके पास उस बच्चे पर ध्यान देने की ऊर्जा नहीं होगी। यान शाओजे ने सिर हिलाया, उसकी भौहें तन गईं और वह 2 बार मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हाँ, मैं तो बस शियाताओ के मामले को लेकर चिंतित था और तुमने मुझे कुछ अच्छी खबर भेजी, जो वाकई बहुत अच्छी बात है। शाओ ताओ का मामला, क्या आप उसकी मार्शल आत्मा में मौजूद दुष्ट अग्नि की बात कर रहे हैं? डू वेलुन की आंखें घूम उठीं। मा शियाताओ 16 वर्ष की आयु में ही आत्मा राजा के स्तर तक पहुंच चुका था। वह श्रेक 7 डेविल्स की अगली पीढ़ी का प्रत्यक्ष नेता था। उसकी एकमात्र समस्या थी उसकी मार्शल आत्मा के साथ आने वाली दुष्ट अग्नि। हाँ, शियाओ ताओ एक अच्छी बच्ची है, सिवाय इस बुरी आग के। फिलहाल उसकी साधना का स्तर इतना ऊंचा नहीं है, इसलिए लिंग लुओचेन, जू सांशी और अन्य लोग इसे दबाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर वह आत्मा सम्राट या आत्मा संत के स्तर तक साधना कर लेती है तो यह बुरी आग एक बड़ी समस्या बन जाएगी। अपने सबसे प्रिय शिष्य के बारे में बात करते हुए यान शाओजे ने माथे पर शिकन के साथ अपने बाल खुजलाए। उन्हें सिरदर्द महसूस हो रहा था। लिंग लुओचेन की उम्र मा शियाताओ के लगभग बराबर है, लेकिन साधना में उसकी प्रतिभा मा शियाताओ से कहीं कम है। वह अभी भी आत्मा संप्रदाय स्तर पर है और भविष्य में यह अंतर और भी बढ़ जाएगा। जू सांशी में साधना की अच्छी प्रतिभा है, लेकिन वह उससे काफी बड़ी है और उसकी जुवानमिंग कछुआ मार्शल सोल जल तत्व की है, जो लिंग लुओचेन की हिम तत्व मार्शल सोल जितनी प्रभावी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मा शियाताओ को आपसी रिश्तों में उलझना पसंद नहीं है और लिंग लुओचेन के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हैं। लिंग लुओचेन उसकी बुरी प्रवृत्ति को दबाने में उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। जहां तक जू सांशी की बात है, वह उससे बच नहीं सकता और न ही उसका विरोध कर सकता है। शाओ ताओ की फीनिक्स ईविल फायर परम अग्नि के लगभग बराबर है। उसके छिपे हुए खतरे को सुझाने के लिए केवल एक परम कुशल मार्शल स्पिरिट मास्टर ही सक्षम है। सैद्धांतिक रूप से परम बर्फ और परम जल दोनों का उपयोग किया जा सकता है, या फिर हम उस पौराणिक परी घास को खोज सकते हैं जिसे तांग सान के पूर्वज ने शाओ ताओ के पूर्वज के लिए खोजा था। लेकिन ये दोनों चीजें लगभग असंभव हैं। यह एक बड़ी समस्या है। यान शाओजे ने अपनी भौहें हल्के से रगड़ी और मन ही मन कसम खाई कि अगर कोई परम बर्फ या परम जल आत्मा स्वामी इस दुनिया में प्रकट हुआ तो वह निश्चित रूप से इस व्यक्ति को पकड़ लेगा, उसे श्रेक के पास वापस ले आएगा और उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित करेगा और शियाताओ को बुरी आग से निपटने में मदद करेगा और शायद उनकी शादी करवाने में भी मदद करेगा। अगर श्रेक अपनी परम युद्ध क्षमता को अगली पीढ़ी तक पहुंचा पाता तो वह अमर हो जाता। डू वेलुन मुस्कुराया और बोला, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर इससे भी काम नहीं बनता तो हम बर्फ से जुड़े शक्तिशाली योद्धाओं को ढूंढकर उन्हें अकादमी में मदद के लिए बुला सकते हैं।
हमारी अकादमी की ताकत के साथ ऐसा कोई भी योद्धा नहीं है जिसे हम न ढूंढ सकें। अगर कोई उपाधि प्राप्त डोलू कार्रवाई करता है तो उसे दशकों तक दबाए रखना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। डू वेयुन को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसके अनजाने में बोले गए शब्द तुरंत यान शाओजे की तीखी और सख्त निगाहों को आकर्षित कर लेंगे। वेइलुन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि हमारी श्रेक अकादमी दुनिया की सबसे अच्छी अकादमी है? डू वेइलुन इतना डर गया कि उसे पसीना आने लगा। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और हिचकिचाते हुए कहा, डीन, मुझे पता है, बस। बैंग! यान शाओजे खड़ा हो गया और उसने डू वेइलुन को बोलने से रोकने के लिए हाथ उठाया। उसने सख्ती से कहा, मुझे पता है तुम्हारा ऐसा कहने का इरादा नहीं था, लेकिन वेइलुन, तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा श्रेक दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अकादमी है और आत्मा के स्वामी बनने का एक पवित्र स्थान है। अगर हम छात्रों के छिपे हुए खतरों को हल नहीं कर सकते तो इस तरह की बातें कभी भी बाहर नहीं फैलनी चाहिए। क्या तुम समझते हो? डू वेइलुन ने लगभग अपना सिर मेज पर झुकाते हुए उत्तर दिया। वेइलुन समझ गया। अच्छा हुआ कि तुम समझ गए। मैं तुम्हें बता दूं, हमारी अकादमी की नींव तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत है। सागर देव मंडप में 10,000 साल पुरानी काली बर्फ की परत है। शियाओ ताओ की दुष्ट अग्नि को दबाना कभी मुश्किल नहीं रहा। एकमात्र समस्या यह है कि इसे पूरी तरह मिटाना कठिन है। भविष्य में फिर से ऐसा करने के लिए बाहरी लोगों को आमंत्रित करना। तुम जाओ। हाँ। डू वेइलुन कांपते हुए पीछे हट गया। यान शाओजे की निगाहें उसके हाथ में मौजूद बर्फ विशेषता वाले मार्शल स्पिरिट जीनियस की सूची पर वापस पड़ीं और उसने राहत की सांस ली। कितनी अफसोस की बात है। शिंगलुओ रॉयल अकादमी के प्रतिभाशाली आइस फीनिक्स स्पिरिट मास्टर फैंग चांग शियाओ दशकों से लापता हैं। अगर हम उन्हें अकादमी में भर्ती कर पाते तो आज हमें इतनी परेशानी न होती। अब उनकी उम्र लगभग 60 साल है। अगर वो श्रेक में होते तो शायद उन्हें सुपर डोलू बनने का मौका मिल जाता। उनके लिए शियाताओ की मदद करना आसान होता। कितना अफसोस की बात है। 2.5 साल बाद 1.7 मीटर से अधिक लंबे और चौड़े कंधों व पीठ वाले जूतियानिक्सी ने तंग कपड़े पहने थे और मास्क लगाया हुआ था। वह शियाओ चांगफेंग के पीछे पीछे घाट तक गए और नाव से समुद्र में निकल गए। नाव चलाने वाला व्यक्ति अभी भी यू लाओ ही था और उसके साथ 2 सोल डोलू भी थे। वे सभी शियाओ चांगफेंग के पूरी तरह से वफादार सहयोगी थे और उन्हें जूतियानिक्सी की असली पहचान का कोई पता नहीं था। देख पर जियाओ चांगफेंग और जूतियानिक्सी हवा की ओर मुंह करके खड़े थे, हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। समुद्र की हवा उनके गालों पर बह रही थी, जिससे उन्हें विशेष रूप से ताजगी महसूस हो रही थी। त्यानिक्सी, तुम्हारी साधना की गति वाकई बहुत तेज है, मुझसे कहीं ज्यादा तेज। जियाओ चांगफेंग ने तिरछी नज़र से जूतियानिक्सी को देखा और उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। 3 महीने पहले जूतियानिक्सी ने 30वें स्तर को पार कर लिया था और उसकी नींव मजबूत और गहरी हो गई थी। वह जल्द ही सोल रिंग्स की खोज करने वाला था, लेकिन किसने सोचा होगा कि दिव्य पशु आकाशीय घटना युद्ध कौशल का उपयोग करके उसके साथ कुछ ही वार पलटवार करने के बाद जूतियानिक्सी गहरी ध्यान अवस्था में चला जाएगा, जिसने उसे वास्तव में प्रेरित किया था। सौभाग्य से मैं भी बुरा नहीं हूँ। मैंने 3 महीने तक एकांत में अत्यंत परिश्रमपूर्वक अभ्यास किया और पहली बार गहन ध्यान में प्रवेश किया। यद्यपि ये केवल 1 महीने तक चला, फिर भी इससे उतना ही ज्ञान प्राप्त हुआ जितना कई वर्षों के कठिन अभ्यास से प्राप्त होता है। ऐसा बार बार होने पर उसकी ईर्ष्या और भी बढ़ जाती थी। उसे ये भी महसूस होता था कि पिछले 2 वर्षों में जूतियानिक्सी के प्रोत्साहन के कारण उसकी साधना की गति में काफ़ी वृद्धि हुई है। इस छोटे भतीजे ने उसे बहुत सारे आश्चर्य दिए थे। जूतियानिक्सी ने लापरवाही से हाथ हिलाया और शियाओ चांगफेंग की ओर मुस्कुराया। मेरी वर्तमान गति चिंता की कोई बात नहीं है। आगे चलकर मुझे बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वो तो भविष्य में ही आएगी। अगर आप हर 2 साल में एक बार गहन ध्यान करते हैं तो यह एक ऐसा शानदार अवसर होगा जिससे दूसरे आध्यात्मिक गुरु भी ईर्ष्या करेंगे। शियाओ चांगफेंग ने सहजता से मुस्कुराते हुए अपनी नज़रें पास के समुद्र की सतह पर झुकाईं और चिंता से पूछा, क्या तुमने तीसरी आत्मा की अंगूठी बनाने के लिए गहरे समुद्र के दानव वेल का शिकार करने का फैसला किया है? मुझे याद है कि हालांकि उनमें भी आध्यात्मिक गुण होते हैं, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली नहीं होते। मैंने इस बारे में सोचा है। इस तट के निकट समुद्र में उनसे अधिक शक्तिशाली कोई जाति नहीं है। चूंकि हम आत्मा के छल्लों की खोज कर रहे हैं, तो सबसे शक्तिशाली को क्यों न चुनें? जूतियानिक्सी ने समुद्र की ठंडी हवा का स्वागत करने के लिए अपनी बाहें खोली और मदहोश नज़र से जवाब दिया। विचित्र तियानमेंग बर्फ रेशम कीट के अलावा गहरे समुद्र का दानव वेल राजा डोलुओ महाद्वीप का सबसे लंबा जीवनकाल वाला आत्मा प्राणी है, जो लगभग 10 लाख वर्ष का है। ये 9 दिव्य आपदाओं से बच सकता है, जो ये दर्शाता है कि गहरे समुद्र के दानव वेल की जातीय प्रतिभा अत्यंत शक्तिशाली है। हमने गहरे समुद्र में रहने वाली दानव वेलों को आकर्षित करने के लिए चारा तैयार कर लिया है। जैसे ही हम दानव वेल के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, हम कार्रवाई कर सकते हैं।
शाओ चांगफेंग ने आत्मा पशुओं के सार और रक्त से भरी कई छोटी बोतलें निकालीं और वह आश्वस्त था। जू तियानिक्सी ने उनकी ओर एक नज़र डाली और आश्चर्य से कहा, गुरुजी, आप मेरी वर्तमान शारीरिक शक्ति जानते हैं। आपने दुष्ट किलर व्हेल और दुष्ट आत्मा वाली विशाल श्वेत शार्क से इतना रक्तसार तैयार किया है। क्या ये 10,000 साल पुरानी शैतानी व्हेल को आकर्षित करेगा? मैं इसे अवशोषित नहीं कर सकता। हालांकि उसने कई सप्लीमेंट्स लिए थे, फिर भी उसका शारीरिक विकास एक वयस्क से बहुत दूर था। 10,000 साल पुरानी आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करना तो केवल उसकी अपनी उत्तेजना के लिए था। गहरे समुद्र के दानव व्हेल की 10,000 साल पुरानी आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करने की तो बात ही छोड़िए। चिंता मत करो, मुझे अपनी सीमाएं पता हैं। तुम्हारी शारीरिक क्षमता बहुत अधिक है, इसलिए तुम्हें निराश न करने के लिए मुझे तुम्हारे लिए कम से कम 5,000 वर्ष पुरानी दानव व्हेल ढूंढनी होगी। गहरे समुद्र में उच्च और निम्न स्तर की दानव व्हेल भी पाई जाती हैं। तुम एक आध्यात्मिक गुरु हो, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे तुम्हारे लिए सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति वाली व्हेल ढूंढनी होगी। शाओ चांगफेंग मुस्कुराया और अपनी छाती से एक पत्र नली निकालते हुए बोला, ये वह पत्र है जो हमारे लोगों को कुछ दिन पहले समुद्र में 90,000 साल पुराने टोंगटियन बाक्सिया से मिलने के बाद मिला था। बाक्सिया ने विशेष रूप से नाम लेकर इसकी मांग की थी। मेरे लिए, वो कछुआ भाई सच में लिख सकता है।